अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेमुना अरशद है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ. आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों चूज़ किया गया है. इसलिए क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास थेरेपी के लिए आता है तो उसका पहला सवाल रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी होता है. ज़ाहिर सी बात है, जब वो अपनी इतनी सीक्रेट डिटेल्स आपसे डिस्कस कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि उसकी प्राइवेसी लीक आउट ना हो. तो कुछ क्वालिटीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देख लेते हैं यहाँ पर. नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेपो बिल्डिंग में जो सबसे पहली चीज़ काम आती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप में एम्पैथी होगी तो फिर आप असेस कर पाते हैं कि आपका क्लाइंट किस तरह के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से आ रहा है, वो कितने इमोशनल बैगेज में से गुजर रहा है. तो आप सिचुएशन को बेहतर तौर पर असेस कर पाते हैं. और एक रेपो बिल्डिंग में एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है. फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नॉन जजमेंटल होते हैं तो फिर आप उस पोजीशन और अथॉरिटी में होते हैं कि आप अपने क्लाइंट की ओपन माइंडेडली होकर प्रॉब्लम सुन सकें और उसको मुफीद मशवरे दें और उसका मसला बेहतर तौर पर हल कर सकें. इसके अलावा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लाइंट जब आपके पास आता है वो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से आ रहा होता है. उसके अंदर बहुत सी इमोशनल टर्मोइल्स चल रहे होते हैं. उसमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन बहुत पीक लेवल की होती है. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द सेशन क्लाइंट बर्स्ट आउट हो जाता है. उसका एंगर पीक लेवल पर होता है, उसकी इरिटेशन पीक लेवल पर होती है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए. वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कि वो अपनी इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को हैंडल कर पाता है. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम्बल होना और पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर तौर पर हैंडल करते हुए अपने क्लाइंट को कूल डाउन कर सकें. और जब आप सिचुएशन को और क्लाइंट को कूल डाउन कर लेते हैं तो फिर आप इस पोजीशन में आते हैं कि एक रेपो बिल्डिंग हो सके और आप बेहतर तौर पर चीज़ों को असेस करते हुए अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकें. इसके अलावा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एथिकल होना बहुत ज़रूरी है. जब एक क्लाइंट आपके पास अपने मसले लेकर आता है तो सबसे पहले उसका रिस्क फैक्टर ये होता है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो जाए. तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है जिसका लीक आउट ना होना ज़रूरी है, जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखते हुए अपने क्लाइंट को अकोमोडेट करना ज़रूरी है. और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें फैमिली को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्लाइंट की जान को ख़तरा होता है. अगर एक क्लाइंट बहुत सुसाइडल है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ पर आपको अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट की जान को ख़तरा होता है. सेकेंड थिंग ये कि एक हेल्दी बाउंड्री, एक प्रोफेशनल बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है. उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो मेंटेन नहीं कर पाता और उसके बजाय एक पर्सनल बिलोंगिंग अपनी क्लाइंट के साथ क्रिएट कर लेता है तो फिर उस थेरेपी के अंदर बायसनेस और जजमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से एक थेरेपी कामयाब नहीं हो पाती है. ये तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्वालिटीज़ हैं जिनका एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है. आई होप कि इससे ना सिर्फ कि मेरे क्लाइंट्स को हेल्प मिलेगी बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी हेल्प मिल सकेगी. तो अगर आपको कोई और वीडियो रिगार्डिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ देखनी हो तो काइंडली प्लीज़ कमेंट में वो ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर भी वीडियो बनाए जा सके. खुश रहें, खुश रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.